ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे डेटा माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स के। इससे अगर आपको याद हो, इससे पिछली वीडियो में मैंने बात करी डिकम्पोजिशन पैटर्न्स के बारे में और इंटीग्रेशन पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रैंगलर पैटर्न, एंटी करप्शन लेयर, एपीआई गेटवे पैटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अच्छा, एक और भी चीज़ है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं और इसकी केस स्टडी और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ये सब के सब आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं सारे के सारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, राइट। तो आप वहाँ से आके क्लोन कर सकते हैं और पूरा का पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और मैं जितना भी कोड करता हूँ, सारी की सारी रिपोजिटरीज को मैं पब्लिक बना रहा हूँ, राइट। तो मेरा गिटहब URL है github.com/007। यहाँ पे आपको मेरी सारी पब्लिक रिपोजिटरीज एक्सेसिबल होगी। ऑलराइट, सो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने डेटा माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स के साथ में। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न, एक हम डिस्कस करेंगे शेयर डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न, CQRS, इवेंट ड्रिवन एंड मटेरियलाइज्ड व्यू। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करूंगा और बाकी की चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न्स के बारे में, राइट। सो डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न क्लियर है, राइट, बाय नेम ही क्लियर है। इफ यू सी, मैंने ये आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। सो जैसे कि मान के चलो ये मेरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, राइट, और ये मेरी सारी की सारी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, राइट। ये वाली, ये और ये मैंने इससे पिछली वीडियो में भी एक ई-कॉमर्स सर्विस का एग्जांपल लिया था, जिसमें कार्ट सर्विस, यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, अकाउंट मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ। मान के चलो आपका एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, उसके अंदर एक कार्ट सर्विस है, यूजर सर्विस है और एक ऑर्डर सर्विस है। और मैंने इससे पहले एपीआई गेटवे भी बताया था। सो एक क्लस्टर के अंदर एक इनग्रेस पॉड होता है, इनग्रेस सर्विस होती है, उसका काम एक पाथ बेस्ड राउटिंग का होता है, एक प्राइमरी फंक्शन। और भी प्राइमरी फंक्शंस हैं, मेजरली हम जो यूज करते हैं, जैसे एनजिनिक्स है, वो भी अपने आप एक इनग्रेस कंटेनर की तरह काम करता है, राइट। सो ये एज्यूम करो कि ये मेरा इनग्रेस है और ये मेरा क्लाइंट है। जितनी भी एपीआई एक्सपोज है, कार्ट सर्विस के अंदर भी एपीआई एक्सपोज हैं, यूजर सर्विस के अंदर भी हैं, ऑर्डर सर्विस की हैं, और ये जो बहुत सारे यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए, दैट मीन्स रेप्लिकास, राइट। और ये मेरे पोस्टग्रेस के इंस्टेंसेस हैं। सो ये मेरा एपीआई मैनेजमेंट सर्विस है, राइट, विच इज जेन्युइनली एक्टिंग एज अ एपीआई गेटवे, कि यहाँ पे मैं सारे के सारे फंक्शन ऑफलोड कर सकता हूँ। सो अननेसेसरी चीजें मेरे सिस्टम के अंदर आएंगी ही नहीं, दैट्स द वे इट वर्क्स। और ये मेरा कंज्यूमर है, विच इज मोबाइल, काइंड ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, और जो ब्राउजर ऐप जो भी आप एज्यूम करना चाहो। सो मेरा एप्लीकेशन जा रहा है, मेरे जो एपीआई जा रहा है, उसका जो बेसिक फ्लो है वो क्या आ रहा है कि एपीआई मैनेजमेंट सर्विस पे जा रहा है, वहाँ से इनग्रेस पर राउट हो रहा है। इनग्रेस देख रहा है कि अगर हाइफन कार्ट सर्विस है तो वो कहाँ पे मूव करेगा, कार्ट सर्विस के अंदर। सारी सर्विसेज के अपने खुद के डिफरेंट URL सर्वर्स हैं, रिमेंबर इंस्टेंस हैं, ये सारे डिफरेंट सर्वर्स हैं, टोटली एक डिफरेंट सर्वर है, राइट। इस सर्वर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस सर्वर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप देखो, कार्ट सर्विस के लिए एक पूरा का पूरा डेटाबेस इंस्टेंस डेडिकेटेड है, यूजर सर्विस के लिए एक पूरा का पूरा इंस्टेंस डेडिकेटेड है, ऑर्डर सर्विस के लिए एक पूरा सा पूरा डेटाबेस इंस्टेंस अवेलेबल है। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली कार्ट सर्विस को स्केल करना चाहूँ, राइट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ट सर्विस को स्केल कर सकता हूँ अलॉन्ग विद द डेटाबेस। तो एक स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा एनहांसमेंट है, राइट, कि मेरे को अगर मैं कार्ट सर्विस को बढ़ा रहा हूँ और मेरा लोड जो डेटाबेस पे आ रहा है, आई कैन स्केल माई डेटाबेस एज वेल, राइट। और सेम चीज अप्लाइज टू यूजर सर्विस। अब यूजर सर्विस को मुझे ज्यादा स्केल नहीं करना है, बिकॉज आई हार्डली गेट मैनी एपीआई हिट्स ऑन माई यूजर सर्विस, सो आई वांट टू स्केल इट मच। एंड कार्ट सर्विस को मैं बहुत स्केल कर सकता हूँ। स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव ये एनहांसमेंट हो गया इन द डेटाबेस पर सर्विस, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, राइट। आई पर्सनली फील लाइक कि डेटाबेस पर सर्विस मॉडल में थोड़े से इश्यूज ज़्यादा लगते हैं मुझे, क्योंकि अगर आप देखो कि ओवरऑल डिप्लॉयमेंट कॉस्टली है, राइट, क्योंकि आपके पास कई सारे डेटाबेस इंस्टेंसेस आप मैनेज कर रहे हो सेपरेटली।
दूसरा, मेंटेनेंस भी बढ़ रही है क्योंकि आपके मल्टीपल डेटाबेस है, तो आपको कई सारे डेटाबेस एक साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप इस चीज में देखो तो आपके जो ज्वाइन क्वेरीज है वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। अब अगर आपको सिस्टम डिजाइन में जब हम पढ़ेंगे आगे तो एक शार्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो शार्डिंग में यही होता है कि जब डेटाबेस का डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और क्वेरीज को फास्टर परफॉर्म करना है, एनहांस करना है, तो हम क्या करते हैं, शार्डिंग कर देते हैं, राइट। एक बड़ी सर्वर को छोटे छोटे सर्वर में बांट देते हैं और डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगेन शार्डिंग के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम ही आती है, विच इज ज्वाइन क्वेरीज, जो यहाँ की बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सो बहुत बेसिक सा है डेटाबेस पर सर्विस। और यस, सिक्योरिटी एनहांस हो जाती है, राइट, बिकॉज अगर आप देखो, अगर इस डिप्लॉयमेंट को आप क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हो, इस पूरे आर्किटेक्चर को आप क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हो, तो हो सकता है जो पॉलिसीज कार्ड सर्विस इस डेटाबेस के साथ में यूज कर रही हो, जरूरी नहीं कि वो यूजर सर्विस इस डेटा सर्विस के साथ में कर रही हो। तो आप डिफरेंट पॉलिसीज एंड रूल्स प्रोविजन कर सकते हैं एक सर्विस के दूसरे सर्विस से। हाँ, सिक्योरिटी एनहांस इसलिए होगी क्योंकि माइक्रो सर्विस का पहला रूल है, कार्ड सर्विस का डेटाबेस सिर्फ कार्ड सर्विस एक्सेस कर पाएगी, और यूजर सर्विस को अगर कार्ड एक्सेस का डेटाबेस एक्सेस करना है, इट शुड डायरेक्टली कॉल कार्ड सर्विस एपीआई एंड कार्ड सर्विस विल गेट द डेटा फॉर यूजर सर्विस, राइट। सो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स, ट्रेड ऑफ एंड डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स हैं डेटाबेस सर्विस पैटर्न में। सो और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, राइट। तो मूव करते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको इश्यू होता है, आप हमेशा कमेंट कर सकते हो, और मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ, आई कैन ऑलवेज रिप्लाई, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू योर शेयर डेटाबेस पर सर्विस। अब मैंने अब तक जनरली ज़्यादातर से जगहों पे यही देखा है कि शेयर डेटाबेस पर सर्विस यूज़ करते हैं। अब उसमें डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं कि एक डेटाबेस लेंगे, इसमें स्कीमा डिफरेंट कर देंगे, एक स्कीमा डेडिकेटेड कर देंगे कार्ड सर्विस को, एक डेडिकेटेड कर देंगे यूजर सर्विस को, एक डेडिकेटेड कर देंगे ऑर्डर सर्विस को, राइट। पर डेटाबेस from the server perspective, infra perspective, you only provision one single database, which is this, and all these services will be talking to one single database, right? तो फ्लो बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें कुछ चीजें ये होती है कि जो उसका बेनिफिट था डेटाबेस सर्विस का, कि स्केल इतना बेटर नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप चाहो कि मेरे को पूरा कार्ड सर्विस का फंक्शनल फ्लो अलॉन्ग विद द डेटाबेस स्केल करना, यू कैन नॉट, बिकॉज अगर डेटाबेस स्केल करोगे तो वो सबके लिए होगा, राइट। एंड सेकेंड चीज बेनिफिट ये है क्योंकि सब कुछ एक सेम डेटाबेस में है, सो योर ज्वाइन क्वेरीज कैन बी इजीली मैनेज्ड, राइट। ये उसका एक अच्छा सा बेनिफिट है। सेकेंड ये है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि इसमें इतना कॉस्टली ऑपरेशन नहीं है। डिप्लॉयमेंट आप देखो तो इजी डिप्लॉयमेंट है, आपको मेंटेनेंस भी इजी है क्योंकि आपको एक सिंगल डेटाबेस मैनेज करना है, नॉट द मल्टीपल डेटाबेसेस। सो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर डेटाबेस पर सर्विस का। आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज द easy architecture or the microservice data pattern, right, comparatively to database पर सर्विस, क्योंकि इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती हैं। मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, एंड मैंने अभी तक ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को यही फॉलो करते हुए देखा हुआ, राइट। अब इसके बाद में जो तीसरा आता है विच इज योर CQRS। सो CQRS थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न है और इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे। इसका अगर आर्किटेक्चर भी आप देखो तो थोड़ा सा बड़ा आर्किटेक्चर बना हुआ है, राइट। तो CQRS ये कहता है कि अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज किए हुए, जिनको हम यूज करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसको हम अपने आर्किटेक्चर से आगे आने वाले वीडियोस में जो हम पूरा क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अगर आप इसी रिपोजिटरी के अंदर जाओगे तो मैंने यहाँ पे इसका एक आर्किटेक्चर डायग्राम डाला हुआ है, राइट, ये वाला। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको पता हो, तो ये मेरा API गेटवे हो गया, राइट, ये मेरा इनग्रेस URL हो गया, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ API गेटवे। ये मेरी डिफरेंट सर्विसेज हो गई विच इज़ रनिंग इनसाइड अ पॉड कंटेनर, और ये मेरा एक रीड डेटाबेस हो गया, ये मेरा एक राइट डेटाबेस हो गया, ये मेरा Azure फंक्शंस हो गया, और ये मेरा Kafka हो गया। और ये सारा का सारा सिस्टम थोड़ा इवेंट ड्रिवन है, यहाँ से यहाँ वाले पार्ट में,
राइट। तो अभी हम एक बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं सारे के सारे पैटर्न्स का, और फिर हम उसका एंड में जब सारे पैटर्न्स कंप्लीट कर लेंगे तो देखेंगे वो यहाँ कैसे अप्लाई होते हैं। सो हमको एक पिक्चर क्लियर होगी, राइट, एंड टू एंड, कि भाई ये तो हो गया, हमने कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पढ़ ली, लेकिन रियल में जब आप इम्प्लीमेंट करते हो हाउ द थिंग्स वर्क एट ग्राउंड। ठीक है, तो वापस जाते हैं अपने पैटर्न्स में। अब ये देखो कि मेरा एक ई कॉमर्स सर्विस है। अब मेरे ई कॉमर्स सर्विस में ये है कि मेरा एक अमेजन ऐप है, ऑल्दो ये रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी सी वेग रिक्वायरमेंट है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरा एक ई कॉमर्स ऐप है, तो अगर आप अमेजन पे जाते हो तो आप देखोगे कि 60 to 70%, इनफैक्ट 80% लोग क्या करते हैं, आप स्क्रॉलिंग करते हो, राइट, बट द मोमेंट यू डू स्क्रॉलिंग योर एप्लीकेशन इन द बैकग्राउंड ऑल्सो कॉलिंग APIs। तो आप कुछ परचेज नहीं कर रहे हो अनलेस यू परफॉर्म एन एक्शन, कि आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो, कार्ट में ऐड कर रहे हो, वो राइट ऑपरेशन नहीं, इट्स अ रीड ऑपरेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गेट API कॉल करके डेटा को लेके आने की कोशिश कर रहे हो। एंड सेम अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो अमेजन पे, तो वो क्या हो जाता है, आपका एक राइट ऑपरेशन हो जाता है, राइट। अब ऐसे सिनेरियोज में अगर आप देखो तो मुझे अपना रीड ऑपरेशन फास्ट चाहिए, तो राइट ऑपरेशन आई कैन समहाउ मैनेज, कि हाँ भाई जो भी हो मेरे को चलेगा, ना इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए, वहाँ पे थोड़े ट्रेड ऑफ में मैनेज कर सकता हूँ। तो अब ये होगा कि इस केस में मैं क्या करूँगा, CQRS ये बोलता है कि हम कमांड और क्वेरी को डिवाइड कर देंगे। सो कमांड क्या हो गया इस केस में, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, राइट, सॉरी, दिस पोर्शन is your command portion. So command portion is whatever related to write operation, okay, and ये जो read API डोमेन है, ये मेरा क्या हुआ, query। So ये मेरा संभाल रहा है, ये जो मेरा डोमेन है write API डोमेन है, और ये जो मेरा डोमेन है ये read API डोमेन है। So write API डोमेन जो है ये मेरा कमांड है, सारा का सारा, everything which is relevant to write operation, and query is which is relevant to read operation। And point is, requirement is कि my read operation is supposed to be pretty much faster, right। अब ये काम ऐसे करता है कि भाई आपने यहाँ से API कॉल किया, ठीक है, और यहाँ से आपने प्रोडक्ट को ब्राउज करना स्टार्ट किया। अब बट प्रोडक्ट आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, आप बेसिकली ला तो यहीं डेटाबेस से लेके आ रहे हो। ये मैंने कॉस्मोस डेटाबेस ले लिया। सो कॉस्मोस डेटाबेस आजूर में आप किसी भी चीज़ का कॉस्मोस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक MongoDB, अगर आप MongoDB देखोगे तो उसमें रीड बहुत एनहांस्ड होता है, राइट, क्योंकि रीड जो होता है वो एक सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव्स में काम करता है। तो एक सिंगल मास्टर होता है, सारे के सारे रीड ऑपरेशन मास्टर के थ्रू जाते हैं। कैसेंड्रा हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। पोस्टग्रेस तो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो पोस्टग्रेस एंड माइस्क्यूएल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस हैं। इट्स वेरी बेटर, आई मीन दे आर प्रीटी मच बेटर फॉर राइट ऑपरेशंस। कैसेंड्रा भी हो गया क्योंकि वो मल्टी राइट होता है, राइट। सो ये आपका राइट ऑपरेशंस को एनहांस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मान के चलो मैंने यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस को यूज़ करा है। तो अब प्रोडक्ट मुझे रीड करना है जो कि आएगा इन API से। तो यहाँ से जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं करने से पहले एक एडमिन ने एज अ सेलर जो अकाउंट बनाया हुआ किसी ने भी अमेजन अकाउंट में, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को ऐड करेगा। ऐड होके वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्ट जाएगा पोस्टग्रेस में। बट आप रीड कहाँ से कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो कॉस्मोस डेटाबेस से, विच इज MongoDB और लेट्स से इलास्टिक सर्च, कोई भी इंडेक्सिंग डेटाबेस डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, राइट, जो कि आपका सर्च को एनहांस कर सके। आप एज्यूम कर लो वो है इलास्टिक सर्च मान लो, सोलर मान लो, चाहे MongoDB मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने राइट यहाँ से किया हुआ है। अब मेरा कमांड डिफरेंट है, राइट, दिस इज माई कमांड, राइट API इज माई कमांड एंड query is being implemented at the read domain, क्योंकि सारी read APIs है, product read APIs, user read API, XYZ read API, and these are my write API. So I'll say मेरा API कॉल कहाँ गया, मेरा API कॉल गया यहाँ पे product write API में। उसने क्या किया, जाके राइट किया पोस्टग्रेस में। मैं रीड कहाँ से कर रहा हूँ, अपने MongoDB से। बट अब प्रॉब्लम वही है कि MongoDB में वो डेटा आएगा कैसे, राइट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आपको एक टर्म पता हो, मैं एक नया टर्म इंक्लूड कर रहा हूँ, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी।
मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये क्या होता है। कंसिस्टेंसी के कई सारे मॉडल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, वीक कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एंड कैजुअल कंसिस्टेंसी। इन कंसिस्टेंसी मॉडल्स को हम एक डिफरेंट सिस्टम डिजाइन के टॉपिक में पढ़ेंगे, वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आप ये मान लो कि उसमें हाई अवेलेबिलिटी नहीं देता इवेंचुअल कंसिस्टेंट सिस्टम। सो अगर आपने कोई चीज़ों को परफॉर्म किया, इवेंचुअल कंसिस्टेंट सिस्टम ये बोलता है कि हो सकता है अभी के अभी आपका चेंज विजिबल नहीं होगा, इवेंचुअली एंड में कुछ टाइम बाद आपको वो चेंज विजिबल हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ हाई अवेलेबल सिस्टम, हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम, ठीक है। तो अब CQRS को इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाता है कि यहां से आपने प्रोडक्ट को राइट किया और वो यहाँ पोस्टग्रेस में गया। अब पोस्टग्रेस का पॉइंट ये है कि मेरा कोस्मो जो मोंगो जो कोस्मो के अंदर चल रहा है उसमें वो राइट कैसे रेप्लिकेट होगा। अब इसी CQRS में एक और भी चीज़ आती है, अगर आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप जाओगे read.me में, इवेंट ड्रिवन, राइट। तो ये दोनों चीज़ हम एक साथ में क्लब करके पढ़ लेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब सिस्टम डिज़ाइन में और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है इंटरेस्टिंग, उसको बोलते हैं CDC, चेंज डेटा कैप्चर। मीन्स एक चेंज जो एक जगह पे हुआ उसको दूसरी जगह पे कैप्चर कैसे किया जाए, राइट। सो CDC करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसे हम डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं कि आप डेटा कैसे सिंक्रोनाइज करोगे, राइट। सो वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग CDC इज यूजिंग इवेंट्स, राइट। उसको अगर आपको पता है इवेंट सोर्सिंग एक टर्म यूज किया हुआ है, तो वो काइंड ऑफ वही है। इवेंट सोर्सिंग में ये है कि आप बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज करते हो। हम थोड़ा सा हटके इवेंट ड्रिवन सिस्टम को समझ लेते हैं, इवेंट सोर्सिंग हम बाद में कवर करेंगे। अब आप ये मान के चलो कि जैसे ही आपका डेटाबेस में कोई राइट ऑपरेशन होता है, एक प्रोडक्ट राइट होता है, तो आपका यहाँ पे कनेक्टर बैठा हुआ है, ग्रीन बॉक्स। सो ये सोर्स कनेक्टर है। अब कनेक्टर क्या करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी जब हम इस आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे तो हम काफका के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ्लुएंट काफका के बारे में पढ़ेंगे। सो कॉन्फ्लुएंट काफका में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं काफका कनेक्ट। काफका कनेक्ट क्या करता है, आपके डेटाबेस पर नजर रखता है। आप उसको इस तरीके से कमांड करते हो कि वो पर्टिकुलर क्वेरी चलाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में। वो यहाँ पे जाएगा, देखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में 4 बजे के बाद में 10 राइट हुए, उनको उठाएगा और कहाँ पे डाल देगा, इसके अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है आपका काफका क्लस्टर। काइंड ऑफ आप ही सोचो एक टॉपिक के अंदर डाल देगा, राइट, काफका टॉपिक के अंदर डाल देगा। वो इवेंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एक सिंक कनेक्टर मैंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। सो ये सिंक कनेक्टर क्या करेगा, वो राइट इवेंट को देखेगा, क्योंकि वो एक उस टॉपिक पर रीड कर रहा है जिस टॉपिक पे आपने राइट इवेंट को डाला हुआ है। वहां से देखेगा कि ये चेंज हुआ है और इस चेंज को कहाँ पे राइट कर देगा, आपके मोंगो डेटाबेस में राइट कर देगा। सो इसमें कुछ भी कोड नहीं किया हुआ है, राइट, इट्स ऑल डिप्लॉयमेंट। आपने क्या किया हुआ, काफका कनेक्ट यूज किया हुआ है। काफका कनेक्ट गया, आपको देखा बेस्ड ऑन योर टाइम और बेस्ड ऑन योर आईडी, अगर इंक्रीमेंटल आईडी आपने कॉन्फ़िगर करी है तो वो देखेगा अच्छा 2 लास्ट थी, तो 2 के बाद में और भी आईडीज क्रिएट हुई है प्राइमरी कीज, तो वो उनको पिक करेगा। अदरवाइज आप टाइम फीड कर सकते हो, तो वो अपने टाइम को ट्रैक रखेगा और जो भी रिसेंट टाइम होगा उसके बाद जितने भी न्यू रिकॉर्ड होंगे उनको लाएगा, काफका टॉपिक के अंदर डाल देगा, इंसर्ट कर देगा। उस पर्टिकुलर काफका टॉपिक पे एक और सिंक कनेक्टर ने नजर बनाई हुई है, वो वहां से देखेगा न्यू राइट हुए हैं, उनको उठाएगा और कहाँ पे रेप्लिकेट कर देगा, आपके मोंगोडीबी में। सो दैट्स हाउ यू आर मैनेजिंग योर CDC, चेंज डेटा कैप्चर। तो ये पूरा सिस्टम जो हुआ, दिस सिस्टम इज काइंड ऑफ अ इवेंट ड्रिवन सिस्टम। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, इवेंट ड्रिवन सिस्टम में आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा कुछ अगर राइट हुआ है मेरे काफका टॉपिक ए में, तो मेरा यहाँ रीड API में, प्रोडक्ट रीड API में और लेट्स से यूजर रीड API में मुझे कुछ एक पर्टिकुलर चीज को रन करना है, तो वो क्या करेगा, आपकी यूजर रीड API कहाँ पर रीड करेगी, आपके काफका टॉपिक पे, और जैसे ही कुछ होगा इस इवेंट को रीड करेगी और एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी। सो दिस इज द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। और कमांड क्वेरी का ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि आप कमांड और क्वेरी दोनों को आपने सेग्रीगेट कर दिया है। तो CQRS मींस कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, आप दोनों चीजों रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया। बेस्ट पार्ट ये है,
आप स्केल बहुत बेटर कर सकते हो, राइट? कैसे? अगर मुझे रीड डोमेन में मुझे प्रोडक्ट रीड मेरे बहुत आते हैं अमेजन में, सो आई विल ओनली स्केल हॉरिजॉन्टली माय प्रोडक्ट रीड एपीआईज, नॉट द राइट एपीआई। यूजर राइट कम आते हैं, आई विल नॉट स्केल दैट मच। सारा काम वही है, रिसोर्सिंग का है, राइट? सो ये उसका एक बेसिकली में ट्रेड ऑफ है। और ऐसे जनरली ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हो CQRS। सो ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी होगी CQRS की। तो अब बाकी की चीज़ें हम कवर करेंगे, बाकी के जो इसमें रिलायबिलिटी पैटर्न से एक मटेरियलाइज्ड व्यू बचा हुआ है, इसको मैं कवर करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मटेरियलाइज्ड व्यू और रिलायबिलिटी के सर्किट ब्रेकर, बल्क हैट, रेट लिमिटिंग, हेल्थ चेक API वगैरह वगैरह लास्ट वीडियो, उसके बाद वाले वीडियो में सारे के सारे पैटर्न्स करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इन पैटर्न्स को हम रिलेट करेंगे अपने इस आर्किटेक्चर के साथ में, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे इस आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंट, बिजनेस केस स्टडी समझेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। वो मैंने ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है कि आज़ूर में कैसे वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, राइट? VPN गेटवे कैसे बनाएंगे, AKS प्राइवेट होगा वगैरह वगैरह। सीरीज को आप कनेक्ट रहिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे व्यूज़ आते हैं बट लोग बाग उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आप लोग के लिए फिर से आ सकूं। अगर कोई भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, आप प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए कमेंट में। आप मुझे पर्सनली लिंक्डइन पे भेज सकते हैं, यूट्यूब पे भेज सकते हैं, और मैं उसको फीडबैक को एज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सेप्ट करके उस चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइज।